कुछ लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे टफ टॉपिक डिटर्मिनेंट्स का अगर कहा जाए तो वही प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है। तो घबराने की बात नहीं है, उस पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिटीज़ होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपको बहुत टाइम देना पड़ा था, फिर आपको आने लगा था। वैसे इसमें भी कुछ नहीं है, आप थोड़ा एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करिए। आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, उसके एग्जाम्पल्स आप लगाओगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी आप हमसे जो भी है एक दो क्वेश्चन जिस पे हिंट चाहिए, अगर मैं पूरा बता दूंगा तो फिर कोई काम का नहीं है। हिंट मेरे से ले लो कि हाँ सर इसमें पहला स्टेप अप्रोच हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो तो उसमें आप हिंट ले लो मेरे से और फिर काम हो जाएगा आपका। चलो आज हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आप पहले से इसका तो फॉर्मूला जानते ही हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। छोटा सा टॉपिक है इसलिए सोचा एनसीईआरटी, आज हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से कवर करेंगे इसको। उसके बाद एक और तरीका होगा, उसको हम लोग या तो अगले लेक्चर में, अगर आज टाइम मिलता है तो उसमें भी कवर कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो आपको पता ही है, आप क्या पढ़े थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 1 1 1 1/2, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब इसको अगर आप मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 1/2 बाहर ही रहेगा। अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देता हूँ, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ x1 y1 1 हो जाएगा, यहाँ x2 माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे ही x3 माइनस x1 हो जाएगा और y3 माइनस y1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इसके अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 का कोफैक्टर दिस इनटू दिस, यानी x2 माइनस x1 y3 माइनस y1 माइनस x3 माइनस x1 y2 माइनस y1। और क्योंकि ये ऑड इवन पोजीशन पे है तो यही आपका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर ऐसे देखा जाए तो डायरेक्ट ये भी आप बोल सकते हो। और एक तो आपको वो वाला याद ही है जो आप 10th में पढ़े थे, हाफ क्या x1 y2 माइनस y3 12 माइनस 21 वाला जो कहते हो तुम लोग, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये वही वाला फॉर्मूला है, आप एक्सपेंड करके देखोगे तो ये वही आ रहा है। देखो x2 इंटू y3 आ रहा है इसमें भी। ऐसे ही देखो ये माइनस x1 y3 आ रहा है इसमें। अच्छा, फिर आपने इसका इंटू किया x2 y1 माइनस में आ रहा है। फिर इसका आप इसके साथ किया तो x1 y1 प्लस में आएगा, x1 y1 यहाँ पे x1 y1 आ रहा है आपका। तो अच्छा ओके, x1 y1 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ वाले आप देखो माइनस माइनस, तो ये x1 y1 इसीलिए यहाँ पे आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं आ रहा है। तो देखिए मतलब आपको सिंपली इस वाले फॉर्म जो था आप 10th में जो पढ़े थे उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना बहुत आसान हो गया। और ये x1 y1 है क्या, तो ये ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये मान लो a है तो a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b का मान लो x2, y2 है, ये है b, ये है a, और इसका मान लो x3, y3 दिया हुआ। तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको रख लिया और ये साइड में जो बचा उसको क्या कर देंगे 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बस ये फॉर्मूला है, इस पर आप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिंपली आप निकाल लेना। इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ,
अब देखो एक और कॉन्सेप्ट इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में है कि अगर बोला जाए कि ये कोलिनियर है, ठीक है, और मान लो कि कोई एक साइड में a की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई कांस्टेंट दिया है, तो कोलिनियर अगर मान लो तीनों पॉइंट हो जाएगा तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना। जब कोलिनियर हो गया तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि सभी एक ही स्ट्रेट लाइन हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया इसका? 0। तो जब भी आपसे बोले कि कोलिनियर प्रूफ करना है, तब भी आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 निकालना होगा, प्रूफ करना होगा। या फिर अगर आपसे ये दे दिया जाए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो और मतलब इस तरह का कुछ पॉइंट दे दे 1,2 3,2, ठीक है, और एक दे दे k,0 कुछ ऐसा कुछ दे दे, और बोले कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? एक तो आप स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इसको इक्वेट कर दो तो भी वो इक्वल आएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है। कोलिनियर अगर है तो स्ट्रेट लाइन पे होगा तो दोनों का स्लोप सेम होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इनका एरिया कॉन्सेप्ट से अगर लगाना चाहो तो इस तीनों का एरिया निकाल लो। यहाँ पे यहाँ k0 आएगा, यहाँ 3,2 आएगा, यहाँ 1,2 आएगा, ठीक है, और उसका जो एरिया उसको इक्वेट कर दो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 से, और वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम्पल्स लगा लेना। एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक है ये, मेनली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो वहाँ वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी आपको इनवर्स, एडजॉइंट ये सब निकालने आता है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 6 नंबर के। तो उसको देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करेंगे। तो देखो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तब आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, कोई इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा दिया है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। यहाँ 2 वेरिएबल हैं बस, x और y, तो 2 इक्वेशन चाहिए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब देखो एक तो तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड से, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से इसमें पूछेगा क्या है? इसमें पूछता ये है कि क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इसका क्या सॉल्यूशन है या नहीं है। अब सॉल्यूशन है का क्या मतलब हुआ कि या तो उसका एक सॉल्यूशन ही होगा या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो एक भी हो सकता है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। दूसरा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो यहां पे अगर हमें फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन देख के मैं फाइंड कर सकता हूं। ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। 12th के सिलेबस में आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं। 2 वेरिएबल मैं बता दे रहा हूं कि हो सकता है मेंस में पूछ दे डायरेक्ट, तो आप इस तरह से बस स्ट्रेट लाइन को देख के बता सकते हो। तो पहला कंडीशन है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इन दोनों का आप कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा। मतलब कि कैसा सिस्टम हो गया? कंसिस्टेंट, मतलब ये भी कंसिस्टेंट ही आएगा, कंसिस्टेंट। दूसरा, अगर दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है, इन तीनों का कोफिशिएंट का रेशियो, इधर का इधर का इधर का सभी का रेशियो इक्वल अगर आ जाए तो इसको बोलेंगे इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा है
कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए, A1 इज बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों कंसिस्टेंट वाले केस हैं, ये भी और ये भी, इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है और उसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये दोनों वाला केस क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फाइंड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ, जनरली यही पूछता है कि क्या इसका कंडीशन कंसिस्टेंट है या नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ये हम आप, और x और y की वैल्यू पूछेगा तो आप निकाल ही सकते हो, 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करने आपको आता है x और y के लिए, तो वो मैं बता नहीं रहा हूँ, उसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड लेंथी पड़ेगा, इसलिए उसको बताना सही नहीं है। अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड के हिसाब से आपको करना है, तो यही मेथड से आप बोर्ड में करोगे 3 वेरिएबल के लिए। तो 3 वेरिएबल के लिए एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा इसमें, तो क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपको पहला इक्वेशन दिया हुआ है A1 bx by C1 z इज इक्वल टू D1। ऐसे ही मान लीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2 z इक्वल टू D2 दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक और इक्वेशन मान लो A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3, ये हो गया थर्ड। अब देखो यहां पे A क्या है, तो हम ये बोलते हैं इन सभी को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं AX इक्वल टू B। अब ये कैसे लिखते हैं, यहां पे A क्या है, तो A जो होता है यहां पे, ये सब जो लाइन से कोफिशिएंट्स है ना उसको लिख लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को तुमने लाइन से लिख लिया। अब समझ रहे हो, मतलब x y z इन सभी के कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। मान लीजिए y इस इक्वेशन में बस 2x प्लस 3z है, y नहीं दिया तो आपको 0y लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2y प्लस 3z दिया है और यहाँ पे x दिया ही नहीं है सेकेंड इक्वेशन में, तब आपको 0x यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये आप a लिख लोगे। अच्छा, x क्या है यहाँ पे, x ये है, x कॉलम मैट्रिक्स है x y z वाला, बस। अब आप देखो इन दोनों का इनटू करके देखो, यही आएगा। इसका इसके साथ करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1z, तो पहला कॉलम ये मिलेगा आपको, AX यही तो मिलेगा। अच्छा, और B क्या है, तो B देखो ये है, B ये वाला है, राइट साइड वाला, D1 D2 D3। तो सीधी बात है, देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x1 का है, और ये हमें क्या है मिल रहा है 3x1 का। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 3x1 का ही मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि मिल रहा है हमें। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को भी फॉलो कर रहा है, और अगर आप इसका इससे इनटू करके देखेंगे तो यही 3 इक्वेशन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यानी हमारा ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया AX इक्वल टू B। अब हमें देखो, अगर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x मैट्रिक्स निकाल लिया, सपोज मान लो x मैट्रिक्स आता है 1 2 3, तो हम x कॉरस्पॉन्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे, x 1 है, y 2 है, z 3 है, ऐसे कर लेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मैट्रिक्स का डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है,
तो डिवीजन को हम मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो अगर ए इधर गया तो यानी वो क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। तो यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स इसका निकालना पड़ेगा, किसका, ए का, और उसको b से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो b से जब आप इंटू कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझो, यहां पे आपको क्या समझना है, ये सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, ये सिस्टम तब कंसिस्टेंट होगा जब, कब कंसिस्टेंट होता है, जब इसका इनवर्स पॉसिबल हो। कोई भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कब इन्वर्टिबल होता है, जब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। मतलब कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए वो मैट्रिक्स। तो यहां पे आपको याद रखिए कि जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी इसका इनवर्स होगा, और जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तभी ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये हो गया कंसिस्टेंट की बात। और अगर ये 0 हो गया, अच्छा ये जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इन जनरल बात कर रहे हैं, ये अगर 0 हो गया इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, तब ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कब नहीं होगा, कब ये सॉल्यूशन दे भी सकता है इस केस में। ये वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर इस साइड में ये जो बी वाला मैट्रिक्स है इसमें अगर ये 0 0 0 नहीं है, मतलब कि होमोजीनियस नहीं है, इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। अगर मान लो ऐसा इक्वेशन हो कि इधर कुछ भी हो लेकिन इधर सभी इक्वेशन 0 0 हो, मतलब राइट साइड में तीनों इक्वेशन में 0 ही दिया हो, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू राइट साइड में 0 हो, तो उस टाइप को इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस। और उसके अलावा जो बचा उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहां 1 है, 0 है, 3 है, तो ये नॉन होमोजीनियस ही है, तीनों 0 होने चाहिए। तो अगर ये नॉन होमोजीनियस है तब तो ये, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ये अगर नॉन होमोजीनियस है तो। लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और इस साइड वाला क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस, तो अगर होमोजीनियस है तो इस केस में कंसिस्टेंट बन जाता है। और कंसिस्टेंट बन जाता है और यहां पे क्या हो जाता है फिर, मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं यहां पे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, होमोजीनियस की जब हम बात करते हैं, होमोजीनियस आपको समझ रहा हो, तो होमोजीनियस की जब भी बात करें तो राइट साइड में सभी टर्म 0 होंगे। तो एक चीज बताओ, मान लो ऐसा इक्वेशन दिया है 2x + 3y + z = 0, 3x + 4y + 3z = 0, ऐसे ही करके दिया हुआ है इक्वेशन। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि x y z अगर हम 0 पुट कर दें तो ये सभी इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो ये बाय बर्थ है कि ये सेटिस्फाई करेगा, यानी इस वाले होमोजीनियस का हमेशा एक सॉल्यूशन तो होता ही है, कौन सा, x = 0, y = 0 एंड z = 0। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ इसके नॉन ट्रिवियल कितने सॉल्यूशंस हैं, तो मतलब ट्रिवियल तो उसको पता ही कि एक तो होना ही है, नॉन ट्रिवियल क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप फिर यहां से देख लोगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने होमोजीनियस का और आपको यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मेनी वन सॉल्यूशन तो इसका हमेशा रहेगा कौन सा,
जिसको हम बोलते हैं अलग कैटेगरी डाल दी गई है, उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया होमोजीनियस कंसिस्टेंट। और अगर ये डिटरमिन ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अगर ये ax इक्वल टू बी है और मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। अब देखो ये 0 हो जा रहा है, ये अगर 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ तो इसका डिवीजन नॉट पॉसिबल, मतलब ये तो हम नहीं कर सकते ना फिर अगर ये 0 है तो इसलिए यहां पे नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये भी 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो 0 इंटू कुछ भी करो तो 0 ही तो दे रहा है। तो ये तो कुछ भी x हो, कोई भी x रखेंगे, मतलब कोई भी x y z की वैल्यू रखेंगे, ये तो हमेशा 0 इक्वल टू 0 होगा, इसलिए मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला केस है होमोजेनियस में a नॉट इक्वल टू 0 है और ये इधर 0 हो जाए तो क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो तो ये सब तो चीजें हैं, बहुत सी चीजें मैंने बता दी। अब हम लोग क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके ये क्लियर होगा कि क्या बात हो रही है। तो फिर से इनवर्स निकालने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, एडजॉइंट और ये सब कोफैक्टर, फिर से वही प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं, ओके पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। दूसरा है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू, अब देखिए 3 इक्वेशन है, आपको फाइंड करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो पहला काम हमें क्या करना है, तो पहला हमें a x और b लिख लेना। तो इसको हम लिखेंगे कि लेट ax इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया a। b क्या है, सॉरी x क्या है यहाँ पे, x मैंने बताया x y z हो जाएगा। और b क्या है यहाँ पे 8 1 4। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब पहले हमें a इनवर्स चाहिए, मतलब x इक्वल टू मैंने बताया था a इनवर्स b होता है। तो यहां से आपको a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसका हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, नहीं तो क्योंकि ये होमोजीनियस टाइप नहीं है। चलिए तो a इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, सबका कोफैक्टर निकालिए तब तो एडजॉइंट निकलेगा। तो कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं, इसी का कोफैक्टर निकालना है। तो डायरेक्ट मैं एज a लिख रहा हूं, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए आप, ये मैं t लिख रहा हूं यहाँ पे, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकाल के उसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट a मिल जाएगा। तो कोफैक्टर मैं निकालने जा रहा हूँ, 3 का निकालो, 1 इंटू 2 2 माइनस 3 माइनस 1, किस पोजीशन पे है ये 1 1 1, यानी इवन पोजीशन, यानी -1 ही रहेगा। अब इधर आ जाओ, -2 का निकालो, ये हो गया 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, कैसे पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे है।
फिर यहां आ जाइए 3 पे, -6 -4 -10, -10 कैसे पोजीशन पे है, इवन पोजीशन पे है, तो -10 ही रहेगा। चलिए 2 पे आ जाते हैं, इसको कवर कर लीजिए, -4 + 9, -4 + 9 5 आ रहा है, और कैसे पोजीशन पे है, A21 है ना, A21, हाँ, तो ऑड पोजीशन है, तो यानी -5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 का निकालिए को फैक्टर, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, 6 - 12 -6 कैसे पोजीशन पे है, इवन पोजीशन पे, तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 का निकाल लीजिए, तो -1, सबसे आसान तो ये होता है बस माइनर निकाल लो, फिर प्लस माइनस प्लस लगा सकते हो, उसमें गलत नहीं होगा। -1, तो -9 + 8 -1, तो -1, और ये कैसे पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 का निकाल लेते हैं, 2 - 3 -1 -1, फिर इसका निकाल लो, -3 - 6 -9 + 9 3 7, ये भी कैसे पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे, तो ये आपका आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसके सामने का कोफैक्टर लिखा है, लेकिन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 - 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई भी कोफैक्टर, इधर इसका कोफैक्टर ये पता है, तो 3 × -1 कर लीजिए, -2 × -8 कर लीजिए, और -10 × +3 कर लीजिए, तो -3 + 16 -30, कितना आ गया ये, -3, ये हो गया -14 -17, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -17, तो हमें A इनवर्स मिल गया यहाँ से, तो A इनवर्स की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, कितनी मिल गई भाई, तो A इनवर्स की वैल्यू है -1/17 कर लीजिए, और इधर ये आ गया -1 -8 -10, तो माइनस को मैं अंदर लेते जाता हूँ, बहुत ज़्यादा माइनस है तो सभी माइनस में इंटू हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएंगे, ये भी 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -9 -7। ठीक है, ये A इनवर्स आ गया। अब आगे देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए A इनवर्स आपके सामने है, और मुझे x फाइंड करना है, तो A इनवर्स इंटू B करना होगा। हाँ, और B क्या था, B था, पहले A लिख लेते हैं, ये है A इनवर्स 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7, और B था 8 1 4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 का 8 से 8 हो गया, 8 + 5 13 13 + 4 17, 8 × 8 64 64 + 6 70 70 - 36 70 - 36 34, 10 × 8 80 80 - 1 79 79 - 28, तो 79 - 28 is 79 - 28, ये आ गया 51।
अब इस 1/17 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 यहां नहीं आई तो इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। पहली चीज तो हम यहां ये लिखेंगे। अब ये कितने के बराबर है, एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जेड। अब आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पता ही है, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है इनवर्स का। एक और क्वेश्चन उठा के देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दिया है, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ये आपका थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ने तो ये बताया था कि एक्स वाई जेड इधर रहना चाहिए, नीचे आ गया। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। जैसे 10th में 1/x का इक्वेशन होता है तो क्या करते थे, u मान लेते थे, u v मान लेते, या कैपिटल ए कैपिटल बी। ऐसे यहाँ पे भी आप क्या मान लो, 1/x को आप मान लो u या a, जो आपको अच्छा लगे, 1/y को v और 1/z को w। तो ये इक्वेशन अब वैसा ही बन गया, u v और w में। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्थ, और ये हो गया 4u माइनस 6v प्लस 5 सॉरी z नहीं होगा यहाँ, w इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही इसको भी लिख लो, 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको फिर आप ax प्लस b के फॉर्म में लिख लीजिए। a क्या है यहाँ पे, ये है कोफिशिएंट 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। x क्या है, तो यहाँ पे u v w आपका x हो गया, और b क्या है 4 1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो a इनवर्स b होगा वो। तो a इनवर्स इसका फिर से निकालिए, तो एडजॉइंट पहले निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट में मतलब कोफैक्टर निकालना होगा, तो 2 का कोफैक्टर निकाल लीजिए। 120 माइनस 45 तो 75। पहले मैं बस माइनर निकाल रहा हूँ, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। 75, फिर 3 निकाल लो, 3 का माइनर निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -80 और -30 -110। अब 10 का आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 72।
ऐसे ही 4 का निकाल लो माइनर, -60 -90 -150, -6 का निकालिए तो -40 और -60 -100। 5 का निकालोगे तो 9 × 2 18, 18 -18 0। 6 का निकाल लीजिए तो 6 का 15 + 60, 15 + 60 75। 9 का निकाल लीजिए 10 -40 -30, -12 -24। तो ये अभी मैंने माइनर निकाला है इसका ट्रांसपोज, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है कोफैक्टर। तो अब मैं प्लस माइनस प्लस वाला स्कीम लगा दूंगा। तो क्या होता है, यहाँ प्लस होता है फिर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहता है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फिर क्या आ जाता है प्लस, यहाँ फिर माइनस आता है, यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज करना। तो ए इनवर्स आप, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर का इस एलिमेंट से इंटू कर लीजिए। तो 75 × 2 150, 150 + 330, 150 + 330, 3 × 1 7 + 720। जोड़ लीजिए इसको तो ये आ जाएगा 0551 और ये हो गया। तो 1200 आ रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक बार चेक कर लें आप। ठीक है, अब ये भी देखिए पॉजिटिव आ रहा है, जीरो नहीं है, यानी इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। पहली चीज तो ये हो गई। अब हम इसका, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x = A इनवर्स b। तो हम लोग डायरेक्ट A इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1/1200 अपॉन एट जे का इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो 75 150 75, 110 -100 30, 72 0 माइनस ये आ गया। और b कितना है, तो b आपका है 412। ठीक है, अच्छा अब आप इसका इंटू, ये वाले कांस्टेंट को बाहर ही रखिए और इसका इंटू कर लीजिए। 75 × 4 300, 300 + 150 450, 450 + 150 600, 110 × 4 440 -100 340, 340 + 60 400, 72 × 4 288 -48 कितना आ गया 240। अब इसको आप इंटू कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो x के बराबर ही हो गया। x कितने के बराबर था, UV/W के। तो u की वैल्यू ये आ गई हमें, लेकिन फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, x y z की। तो यहाँ से आप ये लिख लो कि u की वैल्यू ये है, तो x की क्या हो जाएगी, x y z की वैल्यू इसका उल्टा कर लोगे 2 3 5। जब 1/x 1/2 है तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/y जब 1/3 है तो y क्या हो जाएगा 3, और 1/z = 1/5। तो यही दो क्वेश्चंस शायद इनफ होंगे आपके, बाकी आप प्रैक्टिस करो। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, तो इस पे आप करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्रैमर्स रूल से, जो कि कॉम्पिटिटिव मेथड है, उससे हम लोग कैसे करेंगे। बोर्ड में आपको इसी मेथड से करना है, दूसरा मेथड मत लगाइएगा। अभी आपको यही समझिए कि कैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।